Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज अभी ख़ित्ते में बहुत कुछ हो रहा है और जो हमने अपने एक पहले प्रोग्राम में प्रेडिक्ट किया था कि जो है जिस तरह दुनिया का ख़्याल था कि दिसंबर तक जो है वो काबुल जो है उस पर तालिबान का कब्ज़ा हो जाएगा, ये जो काबुल हुकूमत उसको जाना पड़ेगा। लेकिन ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि ये उससे पहले ये मुमकिन होगा, ये उससे पहले ही चले जाएँगे और लेकिन शायद इतना पहले चले जाएँगे, शायद ये प्रेडिक्शन प्रोबेबली या ये फ़ोर्स शायद ब्रिगेडियर साहब भी नहीं कर सके होंगे। लेकिन हम इस पर ज़रा बात करेंगे और आज सोलोली हम अफ़गानिस्तान पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा हिस्ट्री पर बात करेंगे और उसकी मेन वजह ये है क्योंकि ब्रिगेडियर साहब ने जो है वो बहुत से ऐसे लोगों के साथ काम किया हुआ है, जो अफ़गान पॉलिसी मेकर रहे हुए हैं, जो हम जिस ज़माने में आई एम गोना टेक यू बैक अबाउट 40 इयर्स बैक, 1973 ऑलमोस्ट 50 इयर्स बैक एक्चुअली एंड इन्होंने वो 3 लोग जिनको आप हमीद गुल साहब को तो आप जानते हैं कि हमीद गुल साहब जो है वो उस पूरे में बहुत ज़्यादा मशहूर आदमी हैं। एक हमारे कर्नल इमाम साहब हैं, जो कि कर्नल अमीर सुल्तान के नाम से जाने जाते हैं और एक जनरल नसीबुल्लाह बाबर साहब हैं। इन तीनों के बारे में जो डिटेल्स हैं, क्या हम जानते हैं और इन तीनों के साथ ब्रिगेडियर साहब ने काम किया हुआ है, तो हम इस पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग अप। अस्सलाम वालेकुम। जी, ब्रिगेडियर साहब सबसे पहले तो मेरा सादा सवाल यही होगा कि व्हाई यूएसए लेफ्ट इस तरह से एकदम से करके जो चला गया है, ये क्या मतलब पॉलिसी है या साजिश है? लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि 1973 से ज़रा शुरू करते हैं, नसीरुल्लाह बाबर से, कर्नल इमाम से और हमीद गुलवाली से, तो वो ज़रा हमें ज़रा 5-7 मिनट जो है हमारे व्यूअर्स को ज़रा उसके बारे में बता दीजिए और फिर हम आगे फर्दर चलते हैं जो हाल की सिचुएशन है उस पर। पाकिस्तान की जो मौजूदा अफगान पॉलिसी है, एक हॉस्टाइल अफगान गवर्नमेंट की वजह से, जिस पर इंडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था और उस जमाने में सोवियत यूनियन का भी इन्फ्लुएंस था, 1973 में शुरू हुई। जब पाकिस्तान ने यंग स्टूडेंट लीडर्स को उठाया काबुल की यूनिवर्सिटीज से और उनको पाकिस्तान में लेके आए और यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग की गई और रेवोल्यूशनरीज बनाए गए, जिन्होंने जाकर अफगानिस्तान में सोरिश की। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ज़माना था और उनके आईजीएफसी और बाद में गवर्नर सरहद जो थे केपीके के जनरल नसीरुल्लाह बाबर थे और इस पूरी स्कीम के जो आर्किटेक्ट थे ये भुट्टो साहब और बाद में नसीरुल्लाह केपी बाबर। गवर्नर भी थे मेरे ख्याल से, राइट? हाँ, ये गवर्नर रहे हैं केपीके के। तो इन्होंने इसका आर्किटेक्चर बनाया था और बाद में इनकी दूसरी इंटरवेंशन हुई थी जब अफगान तालिबान वजूद में आए, तो ये अफगानिस्तान फ्रीक्वेंटली जाते रहे, बाय रोड भी गए और एक दफा तो बाय रोड वाया अफगानिस्तान किर्गिस्तान के रास्ते चाइना भी गए थे और इस पूरे अमल में वो शामिल थे और अफगान मुजाहिदीन जो हैं, जो बाद में तालिबान बन गए, वो सब इनको अपना एक रूहानी बुजुर्ग समझते थे, जनरल नसीरुल्लाह बाबर को। तो कई नशिस्तों में जो कि मेरी उनके साथ हुई, वो सारी रोदाद उन्होंने बताई कि किस तरीके से ये पॉलिसी बनी, क्यों बनी और ये पॉलिसी जो है ये आज तक कायम है। दूसरे किरदार थे मिलिट्री ट्रेनर्स में से कर्नल अमीर सुल्तान, जिनको हम कर्नल इमाम के नाम से जानते हैं। बाद में रिटायरमेंट के बाद ये पाकिस्तान के काउंसिल जनरल भी रहे अफगानिस्तान में और वहां से रिटायरमेंट के बाद 9/11 के बाद ये पाकिस्तान वापस आ गए और बाद में जब ये वजीरिस्तान गए तो वहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इनको कत्ल कर तहरीक दिया तालिबान पाकिस्तान ने, हाँ जी, इनको जो है ने वो इनको शहीद कर कत्ल दिया। कर दिया था जी। हुँ, तीसरे जनरल हमीद गुल है, ये डीजीआईएसआई रहे थे और फिर रिटायरमेंट के ये तो बाद बहुत मशहूर आदमी है ना? हम हाँ, और 2005 में हम इकट्ठे हुए पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन में और उस प्लेटफॉर्म से हम दोनों इकट्ठे अफगानिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा बयानात भी देते रहे और रिसर्च भी करते रहे। तो ये एक ऐसा मेरा तसलसल था जो कि आज तक कायम है। इनमें से बहुत ज़्यादा किरदार क्योंकि पुराने थे और अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब कई किरदार चेंज हो गए हैं, लेकिन उस ज़माने के किरदारों में से काफ़ी किरदार अब भी मौजूद हैं।
अफगान तालिबान में, और वो उनके इन एक्टर्स के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात रहे हैं। तो ये एक यानी पस कि हमने मंजर है। 73 से ही इनको आप ये कह रहे हैं कि 73 से हमने इनको ट्रेन वगैरह करना शुरू कर दिया था, बिफोर द अराइवल ऑफ द सोवियत यूनियन एक्चुअली। हाँ, उस वक्त सोवियत यूनियन नहीं आया था 73 77 तक। 77 में जब भुट्टो साहब का तख्ता उल्टा गया, मार्शल लॉ आया, तो ये मूवमेंट सर्द पड़ गई। लेकिन फिर जब सोवियत यूनियन आया अफगानिस्तान में, तो अचानक लोगों को ख्याल आया, और ये लोग जो थे पाकिस्तान में दर बदर फिर रहे थे, छुपे हुए थे, तो फिर इनको दोबारा एंगेज किया गया, एक्टिवेट किया गया, और ये आईएसआई और CIA के उस कैंप में आ गए, जहां से फिर एक अफगान मुजाहिदीन की मूवमेंट बनी, जिसने सोवियत यूनियन को डिफीट किया। ओके, लेकिन अब जरा हम उस पर आ जाते हैं कि क्या नाम है उसका, ये जो अमेरिका है, ये अमेरिका इतनी जल्दी में इसको जाने की क्या जरूरत थी? ये क्या हुआ? ये कोई पॉलिसी का देखें, हिस्सा है या ये कोई there's a saying in there's यानी a कि saying साजिश की थ्योरी नहीं है ये कोई? there's a saying in English, victory has 1,000 fathers, defeat is but an orphan. हम्म, So America is militarily, strategically, politically, whether they believe it or not, whether they admit it or not, stand defeated in Afghanistan. And this was a real-time Saigon in Kabul. Real-time Saigon in Kabul is being played out right now also. 20 बरस वहां पे रहे। प्रेसिडेंट बुश ने कहा कि मैं डेमोक्रेसी लेके आऊंगा, मैं अलकायदा को वाइप आउट करूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कोई स्टेट इंस्टीट्यूशन नहीं बनाए, कोई डेमोक्रेसी नहीं, और अबैंडनमेंट करके जा रहे हैं। जब दोहा पीस टॉक शुरू हुई थी, मैं उस वक्त आपको हम ये एंथनी समझते थे। ब्लिंकन का जैक टेपर को जो है ना उसने कल रात को इंटरव्यू दिया, आज से कोई अभी 24 घंटे से कम का वक्त है, और उसमें दिया। मैं उसका सिर्फ एक छोटा सा आपको क्लिप बताऊंगा आपकी वाली बात पर, जो आप कह रहे हैं कि 20 सालों में उन्होंने क्या अचीव किया। मैं जरा आपको बताता हूँ कि और अपने नाजरीन के लिए भी जरा मैं दिखाना चाहूंगा कि वो क्या कह रहे हैं। 10 years is not in the national interest. You know, the British were there for a long time in the 19th century. The Russians were there for a long time in the 20th century. We've now been there twice as long as the Russians. And how that's in our national interest, I don't see. And as I mentioned a moment ago, I think most of our strategic competitors around the world would like nothing better than for us to remain in Afghanistan for another year, 5 years, 10 years, and have those resources dedicated to being in the midst of a civil war. It's simply not in our interest. You don't think that Afghanistan ओके, अब वो कहते हैं कि अब तो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है वहां पे रहना, और हमने 20 सालों में देखें, अफगानिस्तान को बदल दिया। एक हम बड़ी कहते हैं, सवाल ये किया गया था, और ये बाय द वे ये आपने सबसे पहले शायद सोशल मीडिया पर मेंशन किया था, एज फार एज आई रिमेंबर, मुझे नहीं पता कि आपने जो सैगान का जो जिक्र किया था, जो कि मौजूदा हू मैन सिटी है, ट्विटर पे ये ट्रेंड मैंने ही शुरू किया था। बिल्कुल आपने प्रॉब्लम शुरू किया था। तो ये जो सैगान का ये सवाल भी वही था कि क्या हम सैगन के वो है उसी को जो हूची मैन जो जिस तरह हम छोड़कर गए थे, और कल जो हमने इमेजेस देखे वही थे। लेकिन जो ब्लिंकन है, एंथनी ब्लिंकन, वो कहते हैं, बड़े हार्डलाइनर है वैसे बाय द वे, और वो ये कहते हैं कि जी नहीं, हमने जो अचीव करना था कर लिया। अचीव क्या किया इन्होंने? मतलब आप जो कह रहे हैं कि एंथनी ब्लिंकन ने अपने बयान में खुद कह दिया कि बरतानिया वहां पे नाकाम हुआ, सोवियत यूनियन नाकाम हुआ, हम भी 20 साल वहां पर रहे हैं और मजीद रहने की जरूरत नहीं है। दूसरे लफ्जों में वो इस चीज का इकरार कर रहे हैं कि उन्होंने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा था जब अफगानिस्तान में घुसे हैं, विच मीन्स कि इनकी प्यूरी पॉलिटिकल, इनकी मिलिट्री, इनकी स्ट्रेटेजिक अप्रोच थी जो अफगानिस्तान पे हमला करने की, वो नफरत के जज्बात पे मबनी थी। वो एक नफरत का समुंदर लेके अफगानिस्तान पे चढ़ दौड़े, और हकीकत जो है वो ये है कि 9/11 से अफगान तालिबान का कोई ताल्लुक नहीं था। राइट, ये चीज तय है, कोई भी आज तक प्रूफ नहीं कर सका कि 9/11 की प्लानिंग में तालिबान शामिल थे। ब्रिगेडियर साहब, फिर आपकी ये सुने मेरी बात, मुझे मुकम्मल करने। ये एक नफरत की जंग थी, और इसको 2001-2 में मैंने नफरत की जंग कह के मकाले लिखे थे,
और मैंने कहा था कि ये कभी भी नहीं जीतेंगे। उसकी वजह यह है कि जब जंगें लंबी हो जाती हैं और इंसानी जज्बात जो हैं उस जंग का हिस्सा बन जाते हैं, तो फाइनल सक्सेस जो है वो ना टेक्नोलॉजी की होती है, ना मिलिट्री पावर की होती है, ना इकोनॉमिक पावर की। फाइनल सक्सेस जो होती है वो सोशल कोहेजन की होती है, इमोटिव फैक्टर्स की होती है। और तालिबान जिस तरीके से काबुल में दाखिल हुए और जिस तरीके से उन्होंने हर चीज पे कब्जा किया है, गोली फायर किए बगैर, ये इस चीज की गमाजी करता है कि कोई ना कोई अवाम में उनकी सपोर्ट थी जिन्होंने उनको रेजिस्ट नहीं किया। सो मच सो कि इवन अफगान आर्म फोर्सेस ने उनको रेजिस्ट नहीं किया, क्योंकि वो दिल से समझते थे कि जो कुछ होता रहा हमारे मुल्क के साथ गलत होता रहा। तो इन द फाइनल it was the societal dimension, the social dimension of strategy in favor of Afghan Mujahideen that succeeded. Everything else, including United States of America, UK, NATO, India, everybody failed. नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इधर फिर जो है वो आपकी जो पॉलिसी, आपकी जो आपने जो उस दिन अपने एक प्रोग्राम में हमने ये बात कही थी, तो आपने ये कहा था कि ये जो आपकी जो थ्योरी है वो प्लेन कर जाती है, और वो ये है कि अमेरिका जो है वो इधर इस खित्ते में अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए आया था। बिल्कुल, अभी आप देखेंगे अभी जरा थोड़ी सी चीजें, दिस इज नॉट, नाउ इट इज नॉट फॉग ऑफ वॉर, इट इज द फॉग ऑफ पीस। इस फॉग ऑफ पीस में जरा सी क्लैरिटी आने के बाद आप देखेंगे कि हालात पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग होते चले जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल के हवाले से, सोरिश के हवाले से भी होंगे। आपको पता है कि अभी रिसेंटली सिंध में गांव के लोगों ने एक सुसाइडल बॉम्बर को डिसआर्म किया है। इट्स जस्ट हैपेंड रिसेंटली। तो ये इंसिडेंट्स पाकिस्तान में हो रहे हैं। आपको पता है नीलम के पास हुआ है, दसू में वाकया हुआ है, तो इनकी इंटेंसिटी अब इंक्रीज होनी शुरू होगी। और जो तोरा बोरा के माउंटेन्स में छुपे हुए हैं टीटीपी वाले और दाइश वाले, इनको पाकिस्तान, और जो जंगलात है नूरिस्तान के उनमें छुपे हुए हैं, इनको पाकिस्तान की तरफ कोई ना कोई स्पॉन्सर करके धकेलेगा। ये फॉग ऑफ पीस है और मुझे ये अंदेशा है कि ये आगे चलता रहेगा। यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वो ममालिक जिनको शिकस्त हुई है वो आराम से नहीं बैठेंगे, वो किसी ना किसी तरीके से दे विल ट्राई टू इवन आउट, वो अपना बदला लेने की कोशिश करेंगे। और जो है इसमें अमेरिका तो जाहिर है शामिल है ही, लेकिन इसमें हमारा हमसाया मुल्क जो है वो भी तो शामिल है। हाँ, उनके लिए बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा अपने कॉन्सुलेट खोले हुए थे, वहां से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट करते थे। उन्होंने बहुत पैसा लगाया डेवलपमेंट में, सड़कें बनाई, ब्रिजेस बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, नॉर्थ की साइड के ऊपर अफगानों के दिल जीतने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो सब कुछ मलियामेट हो गया। उन्होंने बकायदा टेररिस्ट कैंप्स बनाए हुए थे। जी, वो सब कुछ मलियामेट हो गया अफगान तालिबान के काबुल पर कब्जा करने की वजह से। अब इंडिया को वो लीवे नहीं मिलेगा। उन्होंने अपनी एम्बेसी भी खाली करनी शुरू कर दी है। अब वो कार्ड नहीं प्ले कर सकेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, जिसके लिए अमेरिका उनका अलाय बना था, उनको इंडो पैसिफिक अलायंस में अपने साथ मिलाया था। वहां से मिन्हा हो गया इंडिया। ये इंडिया के लिए और अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, लेकिन ये कोशिश करेंगे किसी ना किसी रूप में और फॉर्म में इस चीज को वापस लाने की। अच्छा, अब देखें, अब ये तो वज़ीर आज़म साहब ने भी यही कहा था और मैंने वही वो रखी है कि इंडिया इज द बिगेस्ट लूजर इन दिस वॉर। लेकिन अब बात ये है कि अब लूजर्स की तो बात हो रही है, अब हम बात करें तो अब पाकिस्तान, रशिया और चाइना, सिर्फ ये 3 मुल्क हैं जिनकी एम्बेसीज इस वक्त तक काम कर रही हैं, बल्कि लोगों को सर्व कर रही हैं। ट्विटर अकाउंट जो है हमारी कॉन्सुलेट का जो अफगानिस्तान में है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मंसूर खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि आपको जो वीज़ास चाहिए हम ऑनलाइन वीज़ास देने के लिए तैयार हैं। बिकॉज ऑफ द कोविड हमने अपना स्टाफ तो कम किया, लेकिन फिर भी हम दे रहे हैं। चाइना भी वहां पर है, रशिया भी वहां पर है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब चले पाकिस्तान तो है, पाकिस्तान की एम्बेसी का मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ काबुल में खुली है, एक सेक्शन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे भी खुला हुआ है। और जो अफगानिस्तान में
काज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जहाज लैंड करते हैं इस्लामाबाद में, लोग बगैर वीज़ा के आ रहे हैं, वहाँ पे उनको रिसीव किया जाता है, वो सारी प्रोटोकॉल जो ट्रैवल किए हैं, प्लस उनको वीज़ाज दिए जाते हैं। तो एक सेक्शन जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मौजूद है इस वक्त, टू फैसिलिटेट एग्जिट ऑफ सिविलियंस एंड फॉरेनर्स एंड अदर नेशनल्स फ्रॉम अफगानिस्तान। Then why सोवियत Russia यूनियन की and China? एम्बेसी चल रही है जी। रशिया और चाइना, इसकी सिग्निफिकेंस मैं पूछना चाह रहा हूँ। इसकी सिग्निफिकेंस है जो मैंने पिछली दफा आपसे बात की थी, टायोका प्लस, वहां पर कुछ चीजें तय हो गई हैं। मुझे ये महसूस हो रहा है अफगान मुजाहिदीन रशिया, चाइना, पाकिस्तान के दरमियान एंड मे बी इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि देखें ना अभी वो अपनी स्ट्रेंथ जो है काबुल में अमेरिका भी 6000 तक बढ़ा रहा है। अब मजीद उनके जहाज लैंड करेंगे काबुल में, मजीद फौजी लेके आएंगे, और काबुल में मुजाहिदीन बैठे हुए हैं। अब हम उन्हें अफगान तालिबान कहेंगे या मुजाहिदीन, मैं तो मुजाहिदीन ही कहूँगा, वो वहां पे बैठे हुए हैं। तो आई थिंक ये तमाम मुल्कों की मुशावरत के साथ ये हुआ है, लेकिन Actually- क्योंकि अमेरिका हैज बिकम द बैड गाय और उन्हें अंदेशा है कि उनको फिजिकल थ्रेट्स हो सकती हैं, तो इसलिए वो वहां से थिनिंग आउट कर रहे हैं अपने एम्बेसी स्टाफ वगैरह की। लेकिन ये अंदेशा पाकिस्तान को, चाइना को, रशिया को नहीं है। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रहा था सिग्निफिकेंस के बारे में। जो मेरा सवाल था वो ये था कि क्या इसका मतलब है कि रशिया और चाइना और पाकिस्तान जो हैं वो जो भी अब सेटअप आएगा उसको कबूल करेंगे? पहली बात तो ये। और मैं एंथनी ब्लिंकन के ही इसी इंटरव्यू का जो मैंने अभी चलाया, मैं वही एक और क्लिप नहीं चलाना चाहता, उसमें ही उसने ये कहा है कि हम लोग जो है इनको एक्सेप्ट करेंगे अगर ये ह्यूमन राइट्स को जो है वो उसकी पासदारी करें और ये करें, और वो इसका मतलब है आउट ऑलरेडी अमेरिका ने भी हम कर लेंगे एक्सेप्ट। स्ट्रैटेजी में कहते हैं फेस सेविंग थ्रेट। ये एक फेस सेविंग थ्रेट है कि अगर वो ह्यूमन राइट्स पे आ जाएंगे, औरतों को आजादी दे देंगे, जर्नलिस्ट को खुला छोड़ देंगे, ठीक ना, हाइब्रिड वॉर के लिए, तो फिर हम इनको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। वो ये बात कर रहा है। पॉइंट इज कि अब अफगानी आपस में बैठ गए हैं, दुनिया के ममालिक उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। उनको ऑलरेडी एक वफद पाकिस्तान में आ गया है, जो अपोजिशन वाले अफगानी ग्रुप्स हैं, वो भी पुराने मुजाहिदीन ग्रुप्स ही हैं, वो भी आ गए हैं। उधर से हिकमत यार साहब उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, काबुल में रह के, हामिद करजई काबुल में रह के फैसिलिटेट कर रहे हैं। अच्छा, अब्दुल्ला साहब भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि जब अफगान रेजिस्टेंस शुरू हुआ था सोवियत यूनियन के खिलाफ, तो ये सब इकट्ठे थे। अब ये दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये इकट्ठे होंगे और एक अच्छी मजबूत अफगानिस्तान के अपने इंटरेस्ट के लिए एक मौसर और पीसफुल हुकूमत बनेगी, और जिसमें हर एक का अपना अपना हिस्सा होगा, और तालिबान एक सही तरीके के साथ अपना रोल इसमें प्ले करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपको भी मतलब जो है ना वो क्रिश्चियन तालिबान कहा जाता रहा है, हमें पता है, लेकिन एक और शख्स है जिसको तालिबान खान कहा जाता रहा है, और वो है इमरान खान साहब। और खान साहब के स्टैंड बड़ा पुराना रहा है। हम एक छोटा सा क्लिप उनका चलाते हैं। क्लिप्स तो बहुत ज्यादा है, मतलब यानी कि इतने ज्यादा हैं, और हम व्यूअर्स ने बहुत ज्यादा देखे होंगे, लेकिन जस्ट टू जॉग अ मेमोरी अ लिटिल बिट, the sort of moronic statements that got them stuck in Iraq, where there are more than 900,000 people have been butchered because of the most foolish invasion, where they thought they would be greeted with garlands in Iraq, and that people would be celebrating when the US troops entered. And so that's miscalculation. Now the same people, and well, in Congress at least, the majority of public opinion in US says, bring the soldiers back, there is no military solution. Now my question to these people is, if there is no military solution in Iraq, how do they think there is a military solution in Afghanistan and on the tribal areas? George, I tell you right now, there is no military solution. The longer they stay there, the worse it's going to get.
So the longer they stay there, the worse it's gonna come out. और ये एब्सोल्युटली राइट। और ये उन दिनों की बात है जब हमारी पार्टी एक छोटी सी पार्टी होती थी और हम बैठ के इश्यूज को डिस्कस किया करते थे। ही वाज एब्सोल्युटली राइट देन एंड ही इज राइट नाउ। ही हैज बीन विंडिकेटेड। इसीलिए And would that help Pakistan, because now the head of the state is the one that who has always believed कि ये जो है जंग जो है वो मसले का हल नहीं है। Would it help? I mean, you know, he's not देखें, anti-Taliban type or you know hardcore type. Geopolitics in this region is missing a golden chance. I wish United States of America, UK, France, इनके दीगर allies ये समझ सकें कि Prime Minister of Pakistan is a humanitarian. He is the person who from the core of his heart believes in non-violence. Yep. We have अगर seen that. इसके साथ We have नेगोशिएशन का ये वक्त गवा देंगे तो मैं आपको बता रहा हूं ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। लेकिन इतना ब्रिगेडियर सुनहरा साहब इसी बात पर मैं माजरत चाहता हूँ आपको जरा वो करने की, लेकिन इसी बात पर मैं मेरा यही पर ये सवाल है कि जो शिफ्ट हुआ है पॉलिसी, और हम इस पर भी बात कर चुके हैं कि जो बाइडेन को ये कौन सी ईगो टाइप चीज है इन लोगों की, ये एडमिनिस्ट्रेशन की, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, कि दे हैव नॉट कॉन्टेक्टेड पाकिस्तान। इमरान खान जो सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे खित्ते की जो मुल्क है वो पाकिस्तान है, और उनसे आप बात नहीं कर रहे हैं। ये ट्रंप के होते हुए हमने देखा था कि ये पॉलिसी मुख्तलिफ थी, लेकिन इसके आने के बाद एक पॉलिसी में इतना मुख्तलिफ किस्म का इतना वाइड लेफ्ट टर्न वो आया है, शिफ्ट आया है, इसकी क्या वजह है? क्यों नहीं ये बाइज्जत तरीके से जा सके? आप अगर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की और प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो जब वो जिक्र करता है कि हम तो 10 मिनट में नेस्त नबूद कर देंगे वहां तालिबान को अगर हम चाहें, बट आई डोंट वांट टू यूज दैट ऑप्शन, तो इमरान के चेहरे पे आप मुस्कुराहट देखें। इन डिपिंग यॉकर करने से पहले जो उसके चेहरे पे एक तासुरात हो, ही गेव अ सिनिकल स्माइल। ही न्यू कि ये आदमी जो है ना नॉनसेंसिकल बातें कर रहा है। ठीक, दैट इज व्हाई, क्योंकि इमरान एक्सप्रेशन ऑन द फेस सेज इट ऑल। राइट, they feel hesitant to face him because he is very, very blunt and very, very straightforward on issues of such great human importance, humanitarian importance. ये इससे ग्रेज है क्योंकि उसका स्टांस ही हमेशा से ये रहा था कि ये पॉलिसी गलत है, ये पॉलिसी गलत है। It will end up in disaster, it will end up in defeat for United States of America, and that is exactly how it has happened. So Biden administration is basically avoiding them. They're just avoiding him. Yeah, वो कहते हैं वो शॉविनिज्म है कि अगर कभी हमने मुलाकात देखी ना जो बाइडेन और इमरान खान की, ये मैं अक्सर लिखता रहता हूँ, तो अगर हमने कभी ये मुलाकात देख ली कि अगर जो बाइडेन और इमरान खान की मुलाकात हुई तो इमरान खान जो है ना he's gonna eat him alive actually, वो एक टर्म यूज करते हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ना होता, खुदा ना खास्ता कोई और होता, जितना प्रेशर पाकिस्तान पे पड़ा अमेरिका को बेसिस देने के लिए, शायद कुछ ना कुछ हो जाता। और वो जैसे पंजाबी में कहते हैं कि हम डंडे भी खाते और हम गंडे भी खाते, जिस तरीके से 20 बरस हमने डंडे भी खाए और गंडे भी खाए। इट वाज बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एट द मोमेंट which synergized and gave a synergy and augmentation to Pakistan's national power. अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ये वक्त देख रहे हैं कि पाकिस्तान सुरखरू हुआ है अप टिल नाउ। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, दो बड़े बस आखिरी सवाल हैं, उसके बाद हम रैप अप करेंगे, टाइम बहुत ज्यादा कम रह गया, और वो ये है कि पेंटागन जो है अब जाहिर है वहां पर फौज वापस चलेगी। अमेरिका पिछले 100-150 साल से जो है लगातार जो है वो किसी न किसी वॉर में इन्वॉल्व है। देयर इज नेवर बिन अ डे कि जब अमेरिका पिछले 100 साल से कोई भी एक ऐसा दिन नहीं है कि जिसमें उसकी फौज कहीं ना कहीं खड़ी ना हुई। अब जो है अगली वॉर क्या है? अगली वॉर क्या, इज देयर एनी फ्यूचर वॉर यू सी, आई मीन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? बिल्कुल, अगली वॉर इंडो पैसिफिक अलायंस जो है, इंडो पैसिफिक कमांड वाला, ये इसका एक मेजर कंपोनेंट है। जियो इकोनॉमिक्स इसका, पॉलिटिकल इकोनॉमी इसका मेजर कंपोनेंट है। और यूज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, ख्वाह वो टेररिस्ट हैं, ख्वाह वो बैंकर्स हैं, ख्वाह वो एनजीओज हैं, ख्वाह वो आपके जर्नलिस्ट हैं,
आपकी मोमबत्ती माफिया है, आपके देसी लिबरल्स हैं, मोमबत्ती माफिया। ये सब जो हैं ये इसमें शामिल होंगे और इसमें वायलेंस की भी आमेज़श होगी साथ साथ। ये पूरी खिचड़ी जो है ये है अगली जंग। और यानी कि जो फिफ्थ आप जनरेशन वॉर या इस तरह की जो हाँ, चीजें कहते हैं जैसे जैसे नैरेटिव हबीब गुल साहब कहते थे कि अफगानिस्तान ठिकाना है, पाकिस्तान निशाना है। ये आप ये ही अब भी राइट तब्दील नहीं हुआ, अब भी पाकिस्तान ही निशाना है। और लेट अस नॉट बास्क इन विक्ट्री के काबल में वो हो गया है, बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन इस अमल को आगे बढ़ना चाहिए। लेट अस बी वेरी केयरफुल एंड प्रिपेयर्ड कि कल क्या होगा, डे आफ्टर टुमारो, परसों क्या होगा, मुस्तकबिल करीब में क्या होगा, बईद में क्या होगा, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ब्रिगेड साहब, आपने मोमबत्ती माफिया और ये लिबरल और ये जो हमारे यहाँ तबका उसकी बात कर ली है, तो मैं उसी पर एक सवाल है मेरा कि क्या पाकिस्तान को ये तालिबान के टेक ओवर और ये तमाम चीजें की और काबुल गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते, काबुल गवर्नमेंट थी वो, काबुल एडमिनिस्ट्रेशन का तख्ता उलटने की क्या खुशियां मनानी चाहिए, कुछ करना चाहिए? और एड टू दैट उसके जो पार्ट भी है वो ये है कि हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द वॉर ऑफ 21 years? A very long war has ended where we lost 80,000 lives and $150 billion to the economy. इस वक्त जो इंगेज्ड पार्टीज हैं अफगान मुजाहिदीन के साथ, वो हैं पाकिस्तान, सोवियत यूनियन, चाइना, ईरान, मे बी टर्की एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स को आप इसमें रूल आउट मत करें। अगर ये सब मिलके अमन की ट्रांजिशन करवा दें, एक नेशनल गवर्नमेंट ऑफ कंसेंसस बना दें, एक फ्रेमवर्क तय कर लें, अफगानिस्तान खुशहाली की तरफ चला जाए, अफगानिस्तान के अवाम को खुशहाली के साथ साथ अमन भी नसीब हो जाए, ठीक है ना, उनकी लाशें गिरनी बंद, तो फिर शुरुआत बहुत अच्छी है। क्योंकि फिर एक इकोनॉमिक कंपटीशन होगा रीजन में, और वो डेवलपमेंट अफगानिस्तान में ना सिर्फ आएगी, पाकिस्तान में भी आएगी। खा वो सीपैक से आती है, खा वो BRI से आती है, खा अमेरिका भी पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है। ट्रेड रूट्स को खोलते हैं, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी आपको अपने टॉक शो में तब तो ये बहुत अच्छा मंजर बनता है। अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर द रीजन। अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाए फॉर द बेटरमेंट ऑफ अफगान पीपल। जो हमारे सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चल रहा है ना, दो तबकात हैं। एक तबका वो है जो कि तालिबान, जिनकी नजर में बहुत ही बुरे लोग हैं। मैं उस पे आ रहा हूँ, उनको तकलीफ है, हाँ, उनको बहुत ज्यादा मसला है, क्योंकि उनका नैरेटिव डिफीट हो चुका है। अब वो कह रहे हैं कि एक घर में बच्चों के पास दूध नहीं है, ठीक है ना, वो बार बार तस्वीर दिखा रहे हैं, एक औरत एक बच्चे को लेके जा रही है, हस्बैंड ने उसका ड्रिप पकड़ा हुआ है, बच्चे को वो लगा हुआ है। ये सीन्स दिखा रहे हैं कि तालिबान ने, औरतों ने फिर बुर्का पहन लिया है, जीन्स में कोई औरत नजर नहीं आ रही। दे आर फाइंडिंग ऑल दिस एक्सक्यूजेस, बट देयर नैरेटिव हैज बीन डिफीटेड। लेकिन वो अब भी चह कर रहे हैं, दे आर स्टिल श्रीकिंग इन द मीडिया। आप ट्विटर पे देखें, जहां भी देखें, लोगों का मजाक उड़ाने की, दे विल कंटिन्यू टू डू दिस। और आपको शायद ये इल्म नहीं है कि पुराने फाटा के एरिया में, KPK में कुछ एरियाज में दोबारा वॉल चॉकिंग हुई है। अच्छा। पिछले 24 घंटे 36 घंटों में TTP की। तो ये सारे वही एलिमेंट्स हैं, ये मोमबत्ती माफिया, ये सारे जो हैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ वाले भी जो हैं, पश्तीन ग्रुप एंड एवरीथिंग, ये सब जो हैं फिलहाल कुछ ना कुछ करते रहेंगे, लेकिन ये जो ही मौका मिलेगा ये आवाज उठाएंगे। अच्छा, दूसरा लॉयल, उसकी भी जरा बात कर लें। दूसरा तबका जो, एक तो ये तबका है ना, इसकी एक एक्सट्रीम है, दूसरे तबके की दूसरी एक्सट्रीम है, जो कि समझते हैं कि पता नहीं इस्लाम के मुजाहिद आ गए हैं, उन्होंने आकर टेक ओवर कर लिया है, और जो है वो पता नहीं इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, व्हिच वुड प्रोबेबली द नेम ऑफ द कंट्री एनीवेज। मगर ये जो एक दूसरी जो इंतहा है, उसके बारे में क्या, कि जो बड़ी सेलिब्रेशंस बन रही हैं कि जिसका पता नहीं देखें, अफगान तालिबान या मुजाहिदीन की बहुत अच्छी ट्यूटरशिप हुई है। इसमें बहुत बड़ा रोल जो है ईरान का और पाकिस्तान का। देखें, उन्होंने ईरान को यकीन दिलाया है कि हम शियास को टारगेट नहीं करेंगे, उन्हें कंप्लीट ताकत। आज बल्कि सिखों को और हिंदुओं को भी कहा है उन्होंने कि आपके गुरुद्वारे और
ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम भूले नहीं है हेरात में क्या हुआ था। राइट, वहां पर ईरानियन इंटरवेंशन थी और काफी ज्यादा दोनों साइडों से कत्लो गारत हुई थी। और ये जो रिसेंट हजारा के कत्ल भी हुए हैं, और मेरी सोर्सेज ने मुझे बताया कि ये अफगान तालिबान ने नहीं किए थे, ये दाइश ने और आईएसआईएस ने किए थे। तो ये एक बहुत बड़ी मैच्योरिटी है कि ईरान इनके साथ अच्छे खासी अंडरस्टैंडिंग पे आ गया है। दे आर गोइंग टू गिव अ मॉडर्न, नॉट अ मॉडर्न, द ओरिजिनल version of Islamic governance. I pray and hope it will be like that. इंशाल्लाह। ओरिजिनल वर्जन जब खुलफाए राशिदीन के जमाने में और रसूल अकरम के जमाने में इस्लामी मुल्क में तमाम मज़ाहिब जो है अमन के साथ रहते थे, ठीक बिल्कुल, है ना। चार्टर ऑफ मदीना हुआ, नजरान की ट्रीटी हुई, सेंट कैथरीन की ट्रीटी हुई, मसीहों के साथ तो इतनी ज्यादा हुई। जहाँ एक बड़ा मस्जिद बनती थी, एक कोने में छोटा सा चर्च भी बनता था। जहाँ चर्च बनता था, एक कोने में छोटी सी मस्जिद भी बनती। दिस इज हाउ दे शेयर्ड द रिलीजियस वैल्यूज। अगर तो ये रुझान आएगा जो कि पाकिस्तान में भी आ रहा है, आप देखें अभी भोंग में जो वाकया और कितनी तेजी से गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक बहुत खुश अच्छी हैं, न्यूज है। बहुत एक अच्छी नई न्यूज़ है। लहर आएगी बिल्कुल, पैन बिल्कुल। इस्लामिज्म की, विच विल बी पाकिस्तान, मतलब ईरान, देखिए टर्की, सेंट्रल वाक़या तो एशिया। देखिए मुझे ब्रिगेडियर बात साहब को कहीं पर भी हो समझना, जाते। वो जो वाक़या तो कहते हैं ना, कहीं पर भी स्टेट क्या करती है वहाँ? नील के सहल तक तो ना पहुंचे हम, लेकिन इस्लामाबाद और तेहरान से लेके काश्गर तक और दुशंबे तक, ताजिकिस्तान तक ये लहर जरूर फैलेगी, और इस्तांबुल तक। बस दिस इज आखिरी व्हाट आई थिंक एवरीवन इज स्ट्राइविंग फॉर। बहुत ही छोटा-सा जवाब मुझे चाहिए और बस वो ये क्योंकि टाइम हम ओवर चलेंगे अपने टाइम से मुतल्लका वक़्त से और वो ये है कि पाकिस्तान का फ्यूचर इस जंग के बाद 21 साल की जंग, 80,000 लोग, $150 बिलियन लॉस टू द इकोनॉमी और उसके बाद अब ज़ाहिर है हमें करप्शन वगैरह ये जो 2 जमातें हैं उन्होंने बड़ा नुकसान पहुँचाया है। लेकिन इसमें भी हकीकत है कि इस खित्ते में जो जंग लगी हुई थी, उसने भी हमें तरक्की करने से बहुत ज़्यादा रोका है। तो ज़रा फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के बारे में अगर वन अगर लाइनर तो में हाइब अगर तो हाइब्रिड वॉर में मजीद शिद्दत आई, तो फिर तो पाकिस्तान को ओपनली चाइनीज कैंप में शिफ्ट होना पड़ेगा। राइट। अभी जो पाकिस्तान ने विंडो खोली हुई है वेस्ट के लिए और अमेरिका के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की और मुख्तलिफ चीजों की, लेकिन अगर इसमें मजीद शिद्दत आई तो पाकिस्तान को इनसे डाइवोर्स करना पड़ेगा और पाकिस्तान को अपना फ्यूचर जो है चाइना के साथ, रशिया के साथ, प्रोबेबली ईरान और टर्की के साथ और मलेशिया के साथ फिक्स करना पड़ेगा। और वहां पर क्योंकि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पार्ट चाइना है एंड द सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया, पाकिस्तान विल बिकम पार्ट ऑफ दैट केक वेदर द वर्ल्ड कोऑपरेट्स विद अस और नॉट। अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं तो सो बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं करेंगे, पाकिस्तान विल हैव टू चूज साइड्स परमानेंटली, और सोरिश का हमें मुकाबला करना पड़ेगा। हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, हमारे मीडिया को, हमारे सियासतदानों को, हर शहरी को चुकन्ना रहना पड़ेगा कि अगर कोई भी करतूत होती है तो क्या वो पाकिस्तान के हक में है या नहीं है। क्योंकि जो सोशल मीडिया में टारगेटिंग है वो मुख्तलिफ किस्म की है। पाकिस्तान की औरतों को टारगेट किया जाएगा, यंग खवातीन को किया जाएगा, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को किया जाएगा। इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वॉर ऑफ नैरेटिव्स, सो वी बेटर स्टार्ट बिल्डिंग वेरी गुड ये हम नैरेटिव। वॉर में तो बहुत देर से ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में एक बार फिर शिरकत की और बहुत ही मुफीद बातों से जो है वो हमें और हमारे नाज़रीन को इसका फ़ायदा हासिल करने का जो है वो मौका दिया। आपका बहुत शुक्रिया। अब बात ये है कि जंग जो है वो ख़त्म हुई है और ये एक बहुत खुशआइंद बात है कि जंग का ख़त्म होना, और पाकिस्तान जो है पिछले 20-22 साल से किसी और की जंग में, जिस तरह जो हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है वो कहते हैं कि हम किसी और की जंग में जो है हमें धकेला गया और वो हमारी जंग थी ही नहीं। तो हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि इसके बाद इंशाअल्लाह एक बहुत ही एक अच्छा वक़्त आने वाला है और ये खित्ता तो तरक्की करेगा ही करेगा, लेकिन पाकिस्तान
ऐसी तरक्की करेगा कि इंशाल्लाह, जो कि मैं अक्सर लिखता रहता हूँ और मैं कहता रहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो इस खित्ते की सुपर पावर बनने जा रहा है। पाकिस्तान खित्ते की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है और पाकिस्तान इस खित्ते के फैसले करेगा। और उसकी थोड़ी-सी झलक हमने देख ली कि एक घमंडी और ज़िद्दी किस्म के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फ़ोन कॉल ना करने की वजह से जो पॉलिसी शिफ्ट आया, उसकी वजह से उनको 72 घंटे के अंदर-अंदर जो है काबुल तक गँवाना पड़ गया। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ये मुल्क बहुत आगे जाएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।